हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं वर्ब्स की सीरीज़ और वर्ब्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हमने मेन वर्ब को भी आगे देखा था कि वो भी दो तरह के हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने देखा था। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं। आगे मेन ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ठीक है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने देखा था कि तीन तरह के वर्ब्स आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। एक होता है बी, फिर हैव और डू। बी की अलग अलग वेरिएशंस हमने डिस्कस कर ली, फिर हमने हैव की वेरिएशंस की, और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डू की वेरिएशंस। जिस तरह हमने देखा था कि बी और हैव किस तरह से यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। उसी तरह हम देख रहे हैं कि डू का भी यूसेज मेन वर्ब की तरह भी आप कर सकते हो और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हो। हम ये अलग बात है कि हम ये देखेंगे कि डू को आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे। जब भी इंडेफिनिट फॉर्म का सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप डू का यूज़ नहीं कर। डू का यूज़ इन जो इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंसेस हैं, उनमें सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं मीन्स जो क्वेश्चन मार्क वाले या जो नेगेटिव सेंस के सेंटेंसेस हैं, उन्हीं में आप डू या डू की किसी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। इसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले है यूसेज ऑफ डू। में हम देखेंगे कि डू की 5 फॉर्म्स हैं। जैसे हमने बी की फॉर्म्स की थी, हमने देखा कि बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। हमने देखा बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये सारी क्या है? बी की वर्ब्स हैं। उसी तरह हैव की हमने फॉर्म्स देखी थी कि हैव की फॉर्म्स होती हैं हैव, हैड, हैविंग और हैज़। ये सारी क्या है? हैव की फॉर्म है। हैज़ क्या है? हैव की ही एक फॉर्म है। हैज़ बेसिक यूनिट नहीं है, हैव बेसिक यूनिट है। हमने ये भी डिस्कस किया था। उसी तरह इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डू क्या है? बेसिक यूनिट है और बाकी सारी डू की फॉर्म है। डू जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू यूज़ होती है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, कोई भी प्रेजेंट टेंस है उसमें आप डू का यूज़ करोगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप किस किस पर्सन के साथ, अब 3 तरह के पर्सन होते हैं आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला है, सेकंड जिसके साथ बात हो रही है और थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसमें आप डू का यूज़ करेंगे। उसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आप डू का यूज़ कर सकते हो। और थर्ड पर्सन में आप जब प्लूरल है थर्ड पर्सन तब उसके साथ आप डू का यूज़ करोगे। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग, ये हम अब देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्यों लिखा। तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का मतलब है जहाँ पे वर्तमान समय की बात हो रही है, ऐसे टेंसेज में आप फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी, ठीक है, और सेकंड पर्सन जैसे यू और यू का प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे, ठीक है, इन सभी के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये याद है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने थोड़ा सा कंसेप्ट हैव वाली वीडियो में सीखा था कि जो हैव है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, करेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं? जो भी वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगा देते हैं। जब हम हैव के साथ एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो हैज़ बन जाता है, करेक्ट। तो इसी तरह जब आप किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन में प्लूरल या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन में जब आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब आप वहाँ पे क्या लगाओगे? डू लगाओगे। जब उसी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को आप सिंगुलर कर देते हो, मतलब दे की जगह जब मैंने ही लगा दिया, शी लगा दिया, इट लगा दिया, तो वहाँ पे डू के साथ एस और एस लगेगा। ठीक है, एस और एस लगने के नाते डू के साथ अब डू की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वहाँ पे डज फॉर्म यूज़ होती है, करेक्ट। ये दोनों डू और डज यूज़ कहाँ पे होती हैं? जब हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी जब थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों के साथ तो हम डू का यूज़ करते हैं, करेक्ट। बट जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब में एस और एस नहीं लगता, करेक्ट। एस और एस नहीं लगता तो वहाँ पे वर्ब एज इट इज़ आएगी, मतलब डू एज इट इज़ आएगा। बट जब वो सिंगुलर हो गया थर्ड पर्सन, मतलब दे से वो ही, शी या इट बन गया, तो वो सिंगुलर हो गया है। सिंगुलर होने के नाते वहाँ पे एस और एस लगेगा। अब वर्ब के साथ वर्ब डू है, डू के साथ जब एस और एस लगाया तो क्या बन गया? डज बन गया, करेक्ट। उसके बाद डिड है। डिड कहाँ पे यूज़ होता है? डिड क्या है? डू की पास्ट फॉर्म है। मीन्स जब भी आप पास्ट टेंस में किसी सेंटेंस को ले रहे हो तो वहाँ पे आप डू की कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे? डिड को यूज़ करोगे। ठीक है,
फिर है डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह डूइंग हम यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन सभी का यूसेज हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इस स्लाइड में एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जो डू है वो हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एज मेन वर्ब और एज हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से आप डू का यूज़ कर सकते हो। मीन्स डू का यूज़ आप कहाँ कैसे कैसे करोगे, जब आप उसको मेन वर्ब की तरह ले रहे हो तब भी, जब आप उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ले रहे हो तब भी। ऐसे भी हो सकता है कि सेंटेंस में कोई और वर्ब मेन वर्ब हो, तब आप डू का यूज़ एज हेल्पिंग वर्ब करोगे। कब करोगे, जब वो सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एज हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट। डू को जब आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो सेंटेंस अफर्मेटिव ही होगा। जब वो सेंटेंस नेगेटिव ये है या फिर जब वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तब आप डू को यूज़ करोगे एज हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट। तो मेन वर्ब में जब आप डू का यूज़ कर रहे हो तो वो सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 बार डू दिया हो, ठीक है, तब वहाँ पे अगर डू का यूज़ कर रहे हो तो एक डू वहाँ पे मेन वर्ब की तरह होगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे डू का यूज़ हो सकता है। आप एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ऐसे तो क्लियर होने वाला भी नहीं है। एग्जांपल्स देखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जो डिड है वो भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है, और जो डज है वो भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। बट जो डन और डूइंग है, ये दोनों फॉर्म ऐसी हैं जो हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे डन और डूइंग की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही हैज़ डन हिज होमवर्क, तो उसने अपना होमवर्क किया है। यहाँ पे देखिए डन क्या है, मेन वर्ब है। ये डन क्या शो कर रहा है, काम करने को शो कर रहा है। आपको पता है ना डू का मतलब क्या होता है, करना, कोई भी काम करना। तो ही हैज़ डन हिज होमवर्क में हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डन है ये क्या है आपके पास, मेन वर्ब है। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो डन है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे डन क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। हमेशा डन जो है ये मेन वर्ब की तरह आएगा, कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। उसी तरह जो डूइंग है, जैसे ही, सेम एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म इज़ जो है वो क्या काम कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और जो डूइंग है, डू प्लस आईएनजी, डू की फोर्थ फॉर्म, ये क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे काम करने की बात हो रही है। करेक्ट। तो आपको ये पता लग गया कि डू की जो 5 फॉर्म्स हैं उनमें से 3 फॉर्म्स ऐसी हैं, डू, डिड और डज, जो मेन वर्ब की तरह काम भी कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं। डन और डूइंग जो डू की फॉर्म्स है, ये दोनों हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो बी है वो हमें क्या बताता है, किसी भी चीज़ की स्टेट बताता है, जब वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे ही इज़ फाइन, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। तो ही इज़ फाइन नाउ, तो अब वो ठीक है। अब यहाँ पे इज़ क्या बता रहा है, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। कब, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, तो वो क्या बता रही है, उस चीज़ की, उस पर्सन की स्थिति को बता रही है, उस पर्सन की स्टेट को बता रही है। करेक्ट। उसी तरह हैव क्या बताते, उसी मेन वर्ब की तरह काम करते हुए उस सब्जेक्ट की पोजेशन को बताता है। जैसे आई हैव 4 बुक्स विद मी राइट नाउ, तो मेरे पास इस वक्त 4 किताबें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजेशन शो कर रही हूँ। यहाँ पे किताबों की पोजेशन की बात हो रही है कि मेरे पास 4 किताबें हैं, तो यहाँ पे पोजेशन शो हो रही है, ठीक है। उसी तरह जो डू है, ये जब मेन वर्ब का काम करता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक्शन का काम करेगा। जैसे अपने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल की थी कि ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जब डू को मैंने मेन वर्ब की तरह लिया तो वो क्या कर रहा है, एक्शन का काम कर रहा है। करेक्ट। डू हमें हमेशा एक्शन का काम बताएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो मेन वर्ब की तरह नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब की तरह, वहाँ हम डू की कौन कौन सी फॉर्म ले सकते हैं, या तो हम लेंगे डू, या फिर डिड, या फिर डज, ठीक है। तो यही 3 फॉर्म लेते हैं हम जब यहाँ पे हम डू की बात कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की तरह डू कब आएगा, जब वो सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा। करेक्ट। तो
एक चीज़ और समझने वाली कि डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये आप जैसे हमने बी की फॉर्म्स देखी थी, ठीक है, और हमने हैज़ हैव की फॉर्म देखी थी, हमने देखा था कि हैज़ हैव जब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रही हैं, हैव की फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रही हैं तो वहाँ पे हैव लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं हम। करेक्ट। जब जैसे हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। करेक्ट। जैसे हमने देखा था कि बी की अगर कोई भी फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो क्या है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा। ठीक है। उसी तरह एक रूल ये भी याद कर लीजिए कि डू की कोई भी फॉर्म है तो उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आएगी। अगर वो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे डू क्या काम करेगा, एज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जब डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो वहाँ पे कोई और वर्ब भी होगी और वो जो वर्ब उसके साथ होगी, जो मेन वर्ब होगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी अपनी, उसकी कोई और फॉर्म डू के साथ नहीं आ सकती। करेक्ट। जब मैं बात कर रही हूँ डू की तो मतलब डू की सभी फॉर्म्स की बात कर रही हूँ। करेक्ट। डू की सभी फॉर्म्स में अब ये भी याद रख लीजिए कि डू के तीन फॉर्म्स आ सकती हैं, डू, डज और डिड। जो डन और डूइंग वाली फॉर्म थी वो हमने देखा था कि हमेशा वो मेन वर्ब की तरह आती है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आती। तो डू हमें हमेशा कहाँ दिखेगा, प्रेजेंट और पास्ट टेंसेज में दिखेगा। जब भी आप प्रेजेंट टेंस की बात करें या फिर पास्ट टेंस की बात करें तब किस तरह के सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में आपको डू दिखेगा। और उसी तरह जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस में जब आप इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब आपको डू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विल शैल होते हैं ना। ठीक है। तो और मॉडल्स होते हैं वहाँ पे जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं, तो वहाँ पे आपको डू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस का आपने ध्यान रखना है कि यही दोनों टेंसेस हैं जहाँ पे आप डू का यूज़ करोगे व्हेन जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस है। करेक्ट। तो अभी तक हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी हैं कि डू की हमने 5 फॉर्म्स देख ली, कौन कौन सी होती हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। डू की जो फॉर्म है डू, डज और डिड, ये दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह आ सकती हैं, बट जो डन और डूइंग फॉर्म्स हैं, थर्ड और फोर्थ फॉर्म है जो इसकी, वो हमेशा मेन वर्ब का काम करेंगे। हमने देखा कि डू कहाँ पे आता है, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात करें सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। उसी तरह डज कहाँ पे आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। डू और डज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ होती हैं। और उसी तरह डिड क्या है, पास्ट टेंस में यूज़ होगा। ठीक है। हमने ये देखा कि जैसे बी स्टेट और हैव पोजेशन बताता है, उसी तरह डू क्या बताता है, हमें एक्शन बताता है। और डू कहाँ पे यूज़ होगा, हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस में यूज़ होगा एज हेल्पिंग वर्ब, जब वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंस में होगा या फिर नेगेटिव सेंस में होगा। करेक्ट। एग्जांपल्स लेते हैं, आप सीधे एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला यूसेज डू का, एज अ मेन वर्ब टू परफॉर्म एन एक्शन। हमने बात की थी कि जब डू मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वहाँ पे बात क्या हो रही होगी, एक्शन की बात हो रही होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, तो मैं अपना होमवर्क रेगुलरली करती हूँ। तो यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट, माई होमवर्क इज़ ऑब्जेक्ट, तो डू क्या होगी, वर्ब होगी। डू, अब डू हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो वहाँ पे मेन वर्ब का होना लाजमी था। अब हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, मेन वर्ब कोई और है ही नहीं यहाँ पे, तो डू ही यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। उसी तरह ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, अब ही है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डू की फॉर्म डज लगाते हैं। ठीक है। इसको आपने क्रैम नहीं करना, याद नहीं करना, सिंपल से फंडा है कि देखिए डू है, डू की कोई फॉर्म लगेगी थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है। अब थर्ड पर्सन जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम वर्ब की फॉर्म के साथ या तो एस या फिर ईएस लगाते हैं, तो डू के साथ यहाँ पे हम डज बनाने के लिए ईएस लगाते हैं। करेक्ट। उसी तरह वी विल डू आवर वर्क, तो यहाँ पे फिर से फ्यूचर टेंस में हम डू को यूज़ कर रहे हैं जब हम काम करने की बात करें। अब देखिए यहाँ पे फिर से डू क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब जब होगा डू तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर टेंस में हम डू का यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है। उसी तरह दे वर डूइंग देयर वर्क, तो यहाँ पे अब जब मैंने डू की फॉर्म डूइंग यूज़ की, ठीक है, तो यहाँ पे डूइंग भी क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। डूइंग तो हमेशा ही मेन वर्ब का काम करती हैं, पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर डूइंग लिखा है। वर क्या है, बी की एक फॉर्म है। बी की कई फॉर्म्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से एक है, उनमें से है। ठीक है। तो वर भी बी की एक फॉर्म है। दे वर
डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। उसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे फिर से आर क्या हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन। अगर मैं इस तरह बनाती तो डू की फॉर्म यहाँ पे डन यूज़ हुई है। फिर से हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डन क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ठीक है। तो डू की फॉर्म्स इस तरह इन सारे सेंटेंसेस में क्या कर रही हैं, एक्शन शो कर रही हैं, किसी भी काम के होने का संदेशा दे रही है, किसी के काम के होने के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू की फॉर्म्स क्या कर रही हैं, मेन वर्ब का काम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जब भी, अब हमने देखा कि डू को एज मेन वर्ब हमने देखा, अब हेल्पिंग वर्ब की तरह देखते हैं। जब डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो वो क्या करता है, या तो नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, क्या सीखा था सेकंड स्लाइड में, कि हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस में, या तो प्रेजेंट टेंस वाले या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में, कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विल और शैल ऑलरेडी हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डू किस तरह से काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। जैसे शी प्लेज गिटार, तो वो गिटार बजाती हैं। यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्म डू की यूज़ नहीं की। अब इसी सेंटेंस को अगर मैंने नेगेटिव सेंस में बता दिया, जैसे शी डज़ नॉट प्ले गिटार, तो यहाँ पे जो डू की फॉर्म डज़ है वो क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। आपने ये नोटिस किया कि जब मैंने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया तो ऊपर वाले सेंटेंस में प्ले के साथ एस लगा था, ये शो करने के लिए कि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, तो हमने प्ले के साथ एस लगाया था, करेक्ट। बट जब मैंने इसे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया तो यहाँ पे प्ले के साथ एस हट गया, बट डू की फॉर्म डज आ गई, मतलब डू के साथ ई एस लग गया, करेक्ट। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप करेंगे, ये सारा समझेंगे। अभी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ एग्रीमेंट कौन सी वर्ब का होता है, जो उसके नियरेस्ट वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शी की नियरेस्ट वर्ब कौन सी है, डू है, ठीक है। तो डू को ही हम एज फोर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू को ही हम चेंज करेंगे। तो शी क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे डू के साथ ई एस लगता है, तो यहाँ पे डज लग गया। और एक ही चीज़ को बार बार नहीं हम शो करेंगे कि वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमने प्ले के साथ एस और ई एस नहीं लगाया, करेक्ट। इसके अलावा ये भी आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, शी इज़ प्लेइंग, ठीक है। अब इस शी को अगर मैंने प्लूरल कर दिया, जैसे दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, जब मैंने इज़ लगाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर को शो कर रहा था वो, ठीक है। अब मैंने थर्ड पर्सन को प्लूरल कर दिया, जब दे कर दिया, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ। जो मेन वर्ब प्ले थी यहाँ पे, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मेन वर्ब एज इट इज़ आई, बट हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब के चेंज ने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर था या प्लूरल था, करेक्ट। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था कि फर्स्ट पर्सन था, करेक्ट। तो यहाँ पे हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब चेंज होगी, करेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका काम वो खुद करेगी, मेन वर्ब को वो फ्री रहने देगी, मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में अकेले में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जैसे शी प्लेज गिटार, ठीक है, तो वो गिटार बजाती हैं शी। अब इसको अगर मैंने नेगेटिव सेंस में चेंज किया, शी डज़ नॉट प्ले गिटार, ठीक है। तो यहाँ पे डू की फॉर्म लग गई। पहले तो नेगेटिव में चेंज करना है इंडेफिनिट टेंस को, तो इंडेफिनिट टेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करते हो तो डू की कोई फॉर्म लगती है, ठीक है। अब इंडेफिनिट टेंस को जब मैंने डू की फॉर्म लगाई, डू लगा दिया, मान लीजिए मैंने शी डू नॉट प्ले गिटार, ठीक है। अब शी है जो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते यहाँ पे डज लगेगा, शी डज नॉट प्ले गिटार। आप प्ले के साथ ऐसे नहीं लगा सकते आप, क्यों, क्योंकि वो एक ही चीज़ आप बार बार नहीं करोगे ना। तो डू ने जब उसका काम कर दिया, एस और यस का काम अपने पास ले लिया, तो प्ले को वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्ले वर्ब एज इट इज़ रहेगी, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको इंटेरोगेटिव बनाया हमने पहले सेंटेंस को, डज शी प्ले गिटार। फिर से जब इंटेरोगेटिव पे बना रहे हो तब भी आप डू की फॉर्म्स का यूज़ करोगे इंडेफिनिट टेंसेस में। तो यहाँ पे डज शी प्ले गिटार, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ डज लगेगा। उसी तरह जब इसको अगर मैंने पास्ट में चेंज किया तो कैसे बनेगा, शी प्लेड गिटार,
ठीक है, तो उसने गिटार बजाई। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को जब मैंने नेगेटिव में चेंज करना है तो पहली बात तो ये पास्ट टेंस में कौन सी डू की फॉर्म यूज़ होती है, डिड यूज़ होती है, करेक्ट। तो शी डिड नॉट प्ले गिटार। फिर से इसको नेगेटिव में जब मैंने चेंज किया तो डू की फॉर्म यूज़ होगी। पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब मैंने नेगेटिव में चेंज किया तो डू की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, डिड यूज़ होगी। ठीक है, तो शी डिड नॉट प्ले गिटार। अब प्ले के साथ जो ईडी था वो हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जो उसको पास्ट को शो कर रहा था ईडी, उसका काम हमने डिड, डू की एक फॉर्म डिड से ऑलरेडी करवा लिया। जब डू की फॉर्म डिड बन गई, जब एक सेंटेंस में एक वर्ब ऑलरेडी पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो दूसरी वर्ब को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तो मेन वर्ब एज इट इज़ रहेगी और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अपने आप को चेंज करेगी। मीन्स शी प्लेड गिटार, तो शी डिड नॉट प्ले गिटार। डू की फॉर्म यहाँ पे अगर डू लगाते हम, डू की फॉर्म ने ऑलरेडी अपने आप को पास्ट में चेंज कर लिया, डिड नॉट आ गया, तो प्ले एज इट इज़ रहेगा, प्ले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मेन वर्ब एज इट इज़ रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी पहली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था कि डू की जो भी फॉर्म्स हैं उनके साथ हम हमेशा वर्ब की डू की, हमने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया है कि डू की कोई भी फॉर्म है उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब समझ में आया क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डू की फॉर्म ऑलरेडी अपने आप को चेंज कर रही है, तो जो वर्ब की फॉर्म है उसको अपने आप में कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। आगे है डिड शी प्ले गिटार। अब फिर से इसको इंटेरोगेटिव में जब मैंने चेंज किया, शी प्लेड गिटार को इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, प्लेड है तो मतलब पास्ट में रहना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट को जब इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हो आप तो पास्ट के लिए क्या यूज़ करोगे, डिड यूज़ करोगे फॉर्म। तो डिड शी प्ले गिटार, प्ले के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि डू की फॉर्म ने अपने आप को पहले ही पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो मेन वर्ब एज इट इज़ रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसी तरह डू का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम बात करें किसी भी काम के होने की, जैसे आई डू दिस वर्क, तो यहाँ पे डू क्या शो कर रहा है, काम करने की बात कर रहा है, काम करना शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये तो सेंटेंस सिंपल है जैसे हमने पहली स्लाइड्स में किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे डू 2 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, दोनों डू का मतलब अलग अलग है। पहला डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और दूसरा डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। इसको सिंपली समझिए, पहला सेंटेंस है आई डू दिस वर्क, तो मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, करती हूँ। इसको अगर मैंने नेगेटिव में चेंज करना है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको अगर मैंने नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू की कोई फॉर्म यूज़ करेंगे, करेक्ट, डू की फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आई है सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू की फॉर्म डू ही यूज़ करते हैं। तो इसको नेगेटिव में जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आई डू नॉट, वर्ब क्या था यहाँ पे, डू था, तो डू एज इट इज़ रहेगा, फिर दिस वर्क, ठीक है, वर्ब एज इट इज़ रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही आई, ठीक है, और सेंटेंस चेंज हो गया नेगेटिव में। उसी तरह अगर इसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हो, फिर से आई डू दिस वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे तो डू की फॉर्म लगेगी। डू की फॉर्म कौन सी लगेगी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ डू ही लगती है, तो डू आई डू दिस वर्क, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, डू आई डू दिस वर्क, तो क्या मैं ये काम करती हूँ, ठीक है, डू आई डू दिस वर्क, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होगा। तो पहले वाला डू क्या बता रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा हो, दूसरा वाला डू क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, करेक्ट। उसी तरह सेंटेंसेस है, डू यू डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क। अगर पास्ट टेंस है तो हमने ही के लिए डिड यूज़ किया, फिर तो अगर पास्ट टेंस हो तो हमेशा डिड यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसी तरह व्हाट डू यू डू, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में, इस सेंटेंस में भी अब डू, पहला डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। उसी तरह व्हाट डज ही डू, तो वह क्या करता है, ही है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब में डू की फॉर्म डज यूज़ की। उसी तरह शी, व्हाट डिड शी डू, अगर पास्ट टेंस में होता तो शी या कोई भी सब्जेक्ट होता तो उसके साथ डिड यूज़ करते, तो हमने अगर पास्ट टेंस में लिया तो व्हाट डिड शी डू,
करेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस शो कर रहे हैं, जहाँ पे हमने डू की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए डू का एक और यूज़, हम डू का यूज़ कहाँ करते हैं, जब किसी सेंटेंस में किसी स्टेटमेंट में एम्फेसिस देना हो। एम्फेसिस मतलब प्रेशर देना हो अपनी बात पे, स्ट्रेस देना हो किसी बात पे, ठीक है, तब भी वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स लेके समझते हैं, जैसे आर यू ऑल राइट, यू डू लुक अ बिट पेल, मीन्स क्या तुम ठीक हो, तुम सच में, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है, तुम सच में पेल लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पे एम्फेसिस दे रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो प्रेशर दे के बात कर रही हूँ, मैं वो स्ट्रेस दे के बात कर रही हूँ उस चीज़ पे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने कही, यू लुक पेल, ठीक है, तो तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को ऐसे कह रही हूँ, यू डू लुक पेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस चीज़ पे एम्फसाइज कर दिया मैंने कि उस चीज़ को ज़ोर से बोला है, उस चीज़ को ज़्यादा प्रेशर से बोला है, करेक्ट। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे यू लुक प्रिटी इन दैट आउटफिट, ठीक है, तो तुम उस आउटफिट में अच्छी लगती हो। एक चीज़ हो गई, ये नॉर्मल सेंटेंस है, बट इसी सेंटेंस को अगर मैंने एम्फसाइज करना हो, इसी सेंटेंस में अगर मैंने एम्फेसिस करना हो उस चीज़ पे, तो कैसे करोगे, यू डू लुक प्रिटी इन दैट आउटफिट, ठीक है। अब वो कह रहा था कि तुम उस आउटफिट में अच्छी लगती हो, तुम सच में उस आउटफिट में अच्छी लगती हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि एक चीज़ पहले थी और उस चीज़ को मैं बोल के पक्का कर रही हूँ, उस चीज़ में स्ट्रेस दे रही हूँ कि हाँ तुम उस आउटफिट में अच्छी लगती हो, ठीक है, तो तुम सच में उस आउटफिट में अच्छी लगती हो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मैं कर रही हूँ, उस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ, एम्फेसिस दे रही हूँ, ठीक है, उस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे है, डू प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है कि सिट डाउन, बैठने के लिए मैं कह रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ डू सिट डाउन, तो यहाँ पे फिर से मैंने अपनी बात पे एम्फसाइज़ किया कि प्लीज़ बैठिए। अब यहाँ पे डू क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट की तरह काम कर रहा है कि प्लीज़ बैठिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठने पे ज़ोर दे रही हूँ आपको, ठीक है। उसी तरह आई डोंट प्ले वेरी मच स्पोर्ट नाउ बट आई डिड प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस, मीन्स कि अब मैं आजकल मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेल रही हूँ, बट हाँ मैं टेनिस ज़रूर खेलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ, ठीक है। आपने जब इस सेंटेंस को बोलना भी है ना, तब आप इस तरह से ही बोलोगे, आई डोंट प्ले वेरी मच स्पोर्ट नाउ बट आई डिड प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस। तो डिड पे आप बोलने भी एम्फेसिस दोगे, उस पर स्ट्रेस दोगे, उस चीज़ पे, ठीक है, उस वर्ड पे स्ट्रेस दोगे, करेक्ट। तो आई डिड प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस, तो मैं आजकल कोई स्पोर्ट नहीं खेल रही हूँ, बट हाँ मैंने टेनिस ज़रूर खेला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पे एम्फेसिस दे रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आई डिड मैनेज टू स्लीप फॉर 6 आवर्स लास्ट नाइट, तो आजकल मेरी रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, बट हाँ कल रात मैंने मैनेज कर लिया कि मैं 6 घंटे सोई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि आजकल मेरी नींद ज़्यादा पूरी नहीं हो रही थी, बट हाँ कल रात में ज़रूर 6 घंटे सोई। तो यहाँ पे आई डिड मैनेज टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, यहाँ पे फिर से मैंने अपनी बात पे एम्फेसिस दिया। उसी तरह ही सेड ही वुड पे, ही डिड से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि उसने कहा था कि वो पे करेगा, तो मैं कह रही हूँ हाँ उसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर किसी ने एक बात कही और मैं उस चीज़ पे एम्फेसिस करूँ कि हाँ उसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एम्फेसिस देने की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को जोर दे के बात कर रहे हैं उस चीज़ पे। तो यहाँ पे फिर से हमने डू की फॉर्म डिड का यूज़ किया। अब डू की फॉर्म कौन सी लगानी है वो आपको पता है कि अगर पास्ट टेंस है तो वहाँ पे डिड लगाओगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको भी आप देखोगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ अगर थर्ड पर्सन तो आप एस और एस लगाएंगे, ठीक है, मतलब आप डज लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू की फॉर्म डू ही लगाते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि डू प्लीज़ सिट डाउन, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि एक तो होता है सिट डाउन कहना सिर्फ कि बैठ जाइए, फिर मैं कह रही हूँ डू प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बैठिए, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल्स कुछ और हैं, जैसे एक होता है कि कम टू द पार्टी विच आई एम होस्टिंग टुनाइट, ठीक है। तो मैं सिर्फ इन्वाइट कर रही हूँ कि हाँ रात को मैं जो पार्टी होस्ट कर रही हूँ तो उसमें आइए। अब उसी तरह इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह रही हूँ, अगर डू कम टू द पार्टी विच आई एम होस्टिंग टुनाइट, तो इसमें मैं अपनी बात पे एम्फेसिस दे रही हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट ये ज़ोरदार रिक्वेस्ट हो जाती है, एक होती है अकेली रिक्वेस्ट और एक ज़ोरदार रिक्वेस्ट होगी, एम्फेसिस वाली रिक्वेस्ट होगी कि डू कम टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की तरह डू काम कर रहा है।
कि आइए ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं फिर से, ठीक है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में। उसी तरह टेक अ सीट, एक होता है सिंपल बात, जब आप बात करें कि कृपया सीट लें, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है डू टेक अ सीट, ठीक है, डू टेक अ सीट। तो यहाँ पे फिर से मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ अपनी बात पर और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया टी लें, सॉरी, कृपया सीट लें, ठीक है। तो एक होता है सिंपल बात करना और दूसरा एम्फेसिस दे के आप बात कर रहे हैं जब, या फिर आप एम्फेसिस दे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, करेक्ट। तो वहाँ पे आप डू का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की अगर आपने रेपिटेशन को अवॉइड करना है तब भी आप डू की फॉर्म्स का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल है, आई प्रे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड माई वाइफ डज टू, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा होता, आई प्रे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड माई वाइफ प्रेज बिफोर ब्रेकफास्ट टू, ठीक है। तो ये सेंटेंस कितना लंबा हो जाता, ठीक है। तो बात तो वही कर रहे हैं कि मैं भी ब्रेकफास्ट करने से पहले प्रे करता हूँ और मेरी वाइफ भी ब्रेकफास्ट करने से पहले प्रे करती है। तो वो प्रे करने वाली बात को दोबारा रिपीट करने के बजाय हमने सिंपल सा वर्ड डज टू लिख दिया। मीन्स इस डज ने ये शो किया कि हमने जो पहले वर्ब यूज़ किया प्रे, वही वर्ब हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी वैलिड कर रहे हैं, वो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आ रहा है। मीन्स इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखती, आई प्रे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड माई वाइफ प्रेज बिफोर ब्रेकफास्ट टू, तो वो सेंटेंस में उस सेंटेंस का रेपिटेशन हो जाता है, पूरी की पूरी फ्रेज़ का इतनी बड़े वर्ब का रेपिटेशन होता, ठीक है। तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने सिंपल तो वर्ड्स में लिख दिया कि मैं भी प्रे करता हूँ और मेरी वाइफ भी प्रे करती है, वाइफ डज टू। तो यहाँ पे उसी काम को रेपिटेशन को अवॉइड कर रहे हैं हम, उसी काम की रेपिटेशन को। तो वो काम डू क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डज, डू की फॉर्म डज क्या शो कर रही है यहाँ पे, काम करनी, एक्शन की बात करिए। कौन सी एक्शन की बात करिए, जो एक्शन हमने ऑलरेडी पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में डिस्कस कर लिया। जो पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एक्शन हुआ वही एक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे हमने उस एक्शन को दोबारा लिखने की बजाय एक्शन का वर्ड जो डू होता है उसको लिख दिया, ठीक है। अब डू की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी वो आप देखेंगे कि माई वाइफ है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहाँ पे डू की फॉर्म डज यूज़ होगी। प्रेजेंट में सेंटेंस तो डज यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आर कंपनी रेज्ड सैलरीज बट फ्यू अदर्स इन द सेक्टर डिड टू। तो हमारी कंपनी ने सैलरीज बढ़ाई थी, पर वो तो जो साथ वाली इसी सेक्टर में और कंपनीज हैं उन्होंने भी बढ़ाई थी, तो इतना क्या खास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, आर कंपनी रेज्ड सैलरीज बट फ्यू अदर्स इन द सेक्टर रेज्ड सैलरीज टू, ठीक है। तो वो इस रेज्ड सैलरीज को, इसी एक्शन को दोबारा शो करने के लिए, इसको पर आप दोबारा ना लिखें, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डू की फॉर्म का यूज़ किया। अब देखिए रेज्ड है, ये सेकंड पर्सन, सॉरी रेज्ड है तो ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में सेंटेंस, तो हमने डू की फॉर्म डिड का यूज़ कर लिया, करेक्ट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, हमारी कंपनी ने सैलरीज बढ़ाई थी, तो वो तो बाकी इसी सेक्टर में जो कंपनीज हैं उन्होंने भी किया था, ठीक। तो क्या किया था, सैलरीज बढ़ाने का काम किया था, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे शी परफॉर्म्ड वेल एट द कॉम्पिटिशन एंड सो डिड ही, ठीक है। तो उसने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो तो उसने भी किया था। तो इसी सेंटेंस को अगर हम लंबा लिखते तो शी परफॉर्म्ड वेल एट द कॉम्पिटिशन एंड ही परफॉर्म्ड वेल इन द कॉम्पिटिशन टू। तो ये सेंटेंस कितना लंबा हो जाता। तो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने परफॉर्म्ड देखा, तो वो क्या था, पास्ट में सेंटेंस, अगर पास्ट में तो इस परफॉर्म्ड वाले एक्शन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक्शन का वर्ड डू यूज़ किया, और डू की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की, पास्ट वाली फॉर्म डिड यूज़ की, करेक्ट। उसी तरह ही रन्स एज फास्ट एज मोहन डज। अब फिर से वर्ब की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए रन वर्ब जो है उसको दोबारा ना लिखना पड़े, तो हमने उसी रन वर्ब की एक्शन को डज में शो कर दिया, ठीक है। अब मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, और रन्स क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे मोहन के साथ भी हम डू की फॉर्म प्रेजेंट टेंस वाली यूज़ करेंगे, डज करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक म्यूज़िक, येस आई डू। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, ये जैसे दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में कोई सेंटेंस पूरा कंप्लीट लिखा है, तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी फिर से डू की फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है डू यू लाइक म्यूज़िक, ठीक है, तो इसका आंसर येस आई डू।
अब इस चीज़ को मैं ऐसे कहती अगर येस आई लाइक म्यूज़िक, तो वो पूरा सेंटेंस के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने येस आई डू कर दिया, ठीक है। तो वो एक्शन जो लाइक डू यू लाइक म्यूज़िक की पूरा का पूरा सेंटेंस था, उसको 2 वर्ड्स में हमने ख़त्म कर दिया कि येस आई डू या फिर नो आई डोंट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे डिड यू नो हिम, वो जो लड़का आया था क्या तुम उसे जानती थी, ठीक है। तो इसका आंसर येस आई डिड, हाँ मैं उसे जानती थी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस रिपीट करने के बजाय हमने येस आई डिड में काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे है यू नीड नॉट कम हियर इन पर्सन एज यू डिड टुडे, ठीक है। तो जिस तरह तुम आज आए हो इतनी दूर ट्रैवल करके, फिर दोबारा तुम्हारा यही काम करने के लिए दोबारा तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ़ोन पे बता देना, काम हो जाएगा। यहाँ पे इसी सेंटेंस को यू नीड नॉट कम हेयर इन पर्सन एज यू केम हेयर इन पर्सन टुडे। इस पूरे सेंटेंस को रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एज यू केम हेयर इन पर्सन टुडे, ठीक है। तो वो सारा रिपीट करने की वजह हमने यू डिड टुडे में काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये डिड ने क्या शो किया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस शो कर दिया। केम हियर इन पर्सन को हमने सिर्फ डिड वर्ड से ख़त्म कर दिया। अब हमने डिड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इस सेंटेंस में आज की बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जैसे तुम आज आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास्ट टेंस ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की या फिर किसी भी सेंटेंस में पूरे की पूरी फ्रेज़ की रेपिटेशन को अवॉइड करना सीखा विद यूजिंग डू और उसकी फॉर्म्स। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब छोटा सा पोर्शन और रह गया कि टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग्स होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप ऐसे बात कर रहे हो, तुम पार्टी में गए थे, नहीं गए थे क्या, तुमने मेरा काम कर दिया, नहीं किया क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस में हम अगर पॉजिटिव अफॉर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस में जब नहीं किया क्या तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं उस चीज़ का, मीन्स उस चीज़ का ऑपोजिट लेते हैं, ठीक है। जैसे तुमने मेरा काम नहीं किया, कर दिया क्या। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहला सेंटेंस अगर नेगेटिव था तो दूसरे सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अफॉर्मेटिव हो गया। क्वेश्चन टैग्स यही तरह की होती हैं। अब क्वेश्चन टैग्स को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, पर क्वेश्चन टैग्स इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे भी हम डू की फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, कब, जब पहले वाला सेंटेंस वो क्या है, इंडेफिनिट प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको अगर आप क्वेश्चन टैग में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को आप जब उसके नेगेटिव में चेंज करते हो तो उसके साथ आप डू की फॉर्म यूज़ करते हो और नॉट वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है, ही वेंट टू द पार्टी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग अगर लगाया डिडंट ही, ठीक है, तो वो पार्टी पे गया था, नहीं गया था क्या, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने क्वेश्चन पूछा उसी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस अगर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, तो इसका जब मैंने क्वेश्चन टैग बनाया तो वो क्या बन गया, इसको जब मैंने, इसका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ डू की फॉर्म डिड लगेगी। ही वेंट टू द पार्टी, डिडंट ही, तो वो पार्टी में क्या था, गया नहीं था क्या। तो वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, उस चीज़ का ऑपोजिट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम अगर सेंटेंसेस, पहले वाले सेंटेंस, पहला पोर्शन ऑफ द सेंटेंस क्या है, अगर प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप ऑब्वियसली डू की फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे दूसरा सेंटेंस है, ही दे डिड नॉट गो विदाउट मी रह गया यहाँ पे, दे डिड नॉट गो विदाउट मी, डिड दे। तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, अब दूसरा वाला सेंटेंस ऑपोजिट होता है, तो पहला सेंटेंस अगर नेगेटिव में था तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फिर अफॉर्मेटिव में होगा। अफॉर्मेटिव होने से, पास्ट में था ना पहला सेंटेंस, दूसरा भी पास्ट में ही रहेगा। अफॉर्मेटिव होने पे वो क्या हो गया, पास्ट में रह गया। और डिड की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, क्वेश्चन है क्योंकि, तो क्वेश्चन टैग तो लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो डिड की फॉर्म तो डिड ही रहेगी, करेक्ट। पर ये देख लेना बस आपने, सेंटेंस अगर पास्ट में तो डिड की फॉर्म डिड ही रहनी है, तो क्वेश्चन बन गया। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, यू गो टू द वॉक डेली डोंट यू, ठीक है। तो तुम रोज़ सैर पे जाते हो ना, जाते नहीं क्या। तो यहाँ पे फिर से वही सेंटेंस, वही चीज़ कि पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको अगर आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो क्या होगा, एक तो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले, वो अफॉर्मेटिव से पहले तो वो होना चाहिए ना, पहले तो क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन बनना चाहिए, दूसरी बात वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। तो नेगेटिव में होने के लिए आप क्या करोगे,
प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आप क्या करते हो, डू की फॉर्म डू या डज़ यूज़ करते हो। अब यू है तो उसके लिए आप डू का यूज़ करोगे, ठीक है। तो डू के साथ क्या यूज़ करोगे, नॉट यूज़ करोगे। क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और डोंट आपने पहले लगा दिया तो वो सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग्स में भी आप डू का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग्स अगर आपको नहीं भी आते तो घबराइए मत, ये हमने क्वेश्चन टैग्स को अलग से भी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि हम कहाँ हम डू का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डू क्या होता है। डू की हमने 500 फॉर्म्स देखी। हमने देखा कि डू किसी भी चीज़ का अगर मेन वर्ब की तरह काम करे तो वो क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। अदरवाइज पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस में डू अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो वो क्या करता है, डू इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का कोई भी का रोल नहीं है, डू नहीं आएगा। जो प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस हैं वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू की कोई भी फॉर्म नहीं आएगी, बट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगी, ठीक है। हमने देखा कि एज अ मेन वर्ब डू क्या काम करता है, एक्शन परफॉर्म करने का काम करेगा। और एज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डू का काम होता है, डू की फॉर्म्स लगती हैं अलग अलग। फिर हमने देखा कि डू 2 बार भी आ सकता है, एक डू एज हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब की तरह। हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस पे किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए हम डू का यूज़ कर लेते हैं। और हमने देखा कि किसी रिक्वेस्ट को भी एम्फसाइज करने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा डू और डू की फॉर्म्स का, हमने देखा कि इस सेंटेंस को रेपिटेशन के लिए अवॉइड करने के लिए भी हम डू की फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। और किसी क्वेश्चन के आंसर को जल्दी छोटे में ख़त्म करने के लिए भी हम डू की फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम क्वेश्चन टैग्स की बात कर रही थी कि क्वेश्चन टैग्स में भी पहली बात तो ये आपने किसी सेंटेंस में क्वेश्चन, उसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है और दूसरा उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है। अगर नेगेटिव पहले पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव और वो नेगेटिव दोनों हो जाएगा। और फिर हम डू की फॉर्म उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट होने चाहिए सेंटेंसेस, तभी ये कुछ पॉसिबल होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब डू के हमने डिफरेंट फंक्शंस डिस्कस कर लिए। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।